आप सभी का क्लास ORS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह सामाजिक अध्ययन, जिसमें आपको आपके टॉप आपको 30 में 30 की जो है वो आपका यहीं से पेपर बनने वाला है। और ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट आपका यूथ कंपटीशन टाइम का है। और इससे पहले मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में आपका बाल विकास, उसके बाद हिंदी, उसके बाद फिर आज का जो तीसरा हमारा टेस्ट है वो हमारा सामाजिक अध्ययन का। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, सामाजिक अध्ययन यानी कला वर्ग के लिए है आपका, यानी आपका उच्च प्राथमिक स्तर आपका 6 से 8 तक के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। तो एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं, या एक उद्योग उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावित व्यापार है, या एक मॉल जहां उत्पाद बेचता है, या एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन से बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कि बाजार वह स्थान है जहां आपके उद्योग स्थापित करने के अनुकूल और प्रेरक स्थितियाँ उपस्थित होती हैं। क्रेता और विक्रेता जो होते हैं अपने माल को आसानी से बेच और खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा पहले का करेक्ट हो जाएगा। तो बाजार शब्दावली की व्याख्या क्या करता है कि एक एक स्थान जहां उद्योग स्थापित करने के लिए क्रेता विक्रेता आपके बैठे होते हैं और अपने माल को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। फिर 92 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो प्राथमिक आपकी आर्थिक गतिविधि कौन सी नहीं है। तो कृषि, व्यापार, मछली पालन या खनन। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में तो इसमें जो आपका आता है, जैसे आपका कृषि हो गया, और मछली पालन हो गया और खनन हो गया, ये आपके क्या आते हैं, तो आपके प्राथमिक स्तर पे आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, तो आपका व्यापार हो गया और आपका वाणिज्य हो गया, ये आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, तृतीय क्षेत्र में जो आपके आते हैं क्या, तो बैंक और बीमा जो है आपके ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी व्यापार है। कृषि में आपका ये कृषि जो आपका प्राथमिक स्तर है, मछली पालन भी आपका क्या है, तो प्राथमिक स्तर है, और खनन भी आपका प्राथमिक स्तर है। तो कौन सा आपका नहीं है, तो आपका व्यापार। फिर देखिए क्या कह रहा है 93 नंबर, PHC का अर्थ है। तो PHC का अर्थ क्या है, तो पब्लिक हेल्थ कोर्ट, या पब्लिक हेल्थ सेंटर, या पब्लिक हेल्थ कारपोरेशन, या प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी पब्लिक हेल्थ सेंटर। क्या होता है, तो पब्लिक हेल्थ सेंटर यानी आपका जन स्वास्थ्य केंद्र। फिर देखिए 94 नंबर क्या कह रहा है कि यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर होगा। यदि लंदन का मान लीजिए समय आपका कितना है, तो आपका जो लंदन में आपका टाइम है, तो आपको मान लीजिए वहाँ 10 बजे हैं, कितने, तो वहाँ 10 बजे हैं। और मानक समय जो आपका कितना होता है, अगर हम 10 में कितना, तो मानक समय जो हमारा होता है कितना, तो अगर हम 10 में प्लस आपका 5:30 बजे जोड़ दे तो आपका आएगा कितना, तो जो आपका आ जाएगा वह 15 बज के कितना, तो 15 बज के आपका 30 आएगा, जो कि होगा कितना, तो 3:30 होगा, 3:30 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब भारत का मानक समय कितना है, तो आपका 5:30, तो इसी को जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा, 3:30। फिर आपको एक अनुच्छेद दिया है पढ़ने के लिए, 95 से 96 नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के लिए उपरांत अगले 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को आपको चुनना है। देखिए क्या कह रहा है कि 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी हैं। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वह महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा का अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव,
समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों को महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार की राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया और 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया है कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। तो ये तो हमारे क्या थे, ये तो हमारे ये हमारा एक छोटा सा था। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि महिलाओं के अधिकारों के अनुच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर आपका गलत है। तो स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से आपके अनेक महिलाएं आगे आईं, या महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, या महिलाओं को लेखन का सहारा नहीं गया, या अब महिलाओं ने अपना राजनीतिक और क्या कह रहा है, अब राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों के मांग के लिए आवाज़ उठाई है। तो कौन सा अनुच्छेद के आधार पर आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी कि महिलाओं को लेखन की सराहा नहीं गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इस अनुच्छेद का आपका जो है वह उद्देश्य नहीं है, यही हमारा क्या है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्या कह रहा है 96 नंबर, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त राजनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्त्रियों और पुरुषों के लेन देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, या भारतीय महिलाओं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों के आंदोलन में शामिल कर सकती थी, या राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलाएंगे, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि स्त्रियों की भागीदारिता स्वतंत्रता संग्राम की ओर अधिक आकर्षक बनाएगी। तो क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार 96 नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलाएंगे। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा सही हो जाएगा। और देखिए 97 नंबर क्या कह रहा है कि संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली है जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, यह क्या कहलाता है। तो फांसीवाद है, राजतंत्र है, पितृसत्तात्मक है, या पदानुक्रमिक है। तो संरचना और व्यवहार का वह प्रणाली है जिसमें पुरुष स्त्री पर अपना क्या है, दबदबा दिखाता है और उसे पीड़ित करता है और शोषित करता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे पितृसत्तात्मक कहते हैं। यानी पितृसत्तात्मक प्रणाली के अंतर्गत यानी पुरुषों की प्रधानता होती है जो स्त्रियों की उत्पीड़ित और शोषित करता है। वर्तमान समय आपका पितृसत्तात्मक है। और 98 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायश्चित के बारे में गलत है। प्राशस्ति के बारे में आपका कौन सा कथन गलत है। तो राजा की प्रशंसा करने और उनके संरक्षण पाने के उद्देश्य से यह ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, या प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, या यह जिस काल में संबंधित है उस काल के इतिहास को मूल्यवान स्रोत है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्रशस्ति एक प्रकार की प्रशंसा होती है जिसे राजा की दरबारी कवि आदि राजा के प्रशंसा में लिखा करते थे, जिसमें राजा की उपलब्धियों और उनके वर्णन और उनके गुणों को गान करते थे। राजा इसे स्वयं नहीं लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही 98 का। 99 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए 99 नंबर क्या कह रहा है, सामाजिक अध्यापन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों का लक्ष्य बनाना, या व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादन का विज्ञापन देना, या ऑप्शन नंबर सी है जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने और हेतु अभिप्रेरित करना, या चूँकि व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को प्रभावित करता है इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। तो कौन सा कथन जो आपका विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है 99 नंबर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा 99 का करेक्ट हो जाएगा। फिर 100 नंबर क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी के दौरान
कि किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहार के बारे में वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया? तो ऑप्शन है आपका रंगमंच, चलचित्र, रेडियो या पत्रिकाएं। तो 19वीं शताब्दी के दौरान विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद और चर्चाओं का सुगम बनाया। तो ये क्या साधन था? तो ये जो था आपका पत्रिकाएं। पत्रिकाएं 19वीं शताब्दी के दौरान पत्र पत्रिकाओं के विकास ने सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहारों का वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 101 नंबर क्या कह रहा है? बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भावनाओं का निर्माण करवाया या जो शक्तिशाली बन रहे थे। यानी बंगाल में कि उन प्राय व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिर और अन्य धार्मिक भावनाओं का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो क्या होगा कि समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन के लिए है या परिवेश के लिए महत्व बढ़ाने के लिए है या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपनी धर्मपरायणता घोषित करना और अनुयायी बनाने के लिए। यह ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किया है। तो बंगाल में प्राय व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिर बनाए और धार्मिक भावनाओं का निर्माण कराया गया। ये शक्तिशाली बन रहे थे। क्योंकि जो आपका है अपनी शक्ति और प्रदर्शन के लिए अपनी धर्मपरायणता और को घोषित करना और उन्हें अनुयायी बनाने के लिए। ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर 102 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 102 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के लिए बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? यानी जो राजा राम मोहन राय थे और उन्हें समाज सुधार के लिए जो स्त्रियों के विरुद्ध आपके प्रचलित आपके जो अन्याय थे जैसे सती होना बारे में प्रचार प्रचलित किया, निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? तो वह सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे या वे अपनी सोच का सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों का श्लोक और वाक्यों का प्रयोग करते थे। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वह लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वह लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो कौन सा ऑप्शन आपका 102 का हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों और वो श्लोकों और वाक्यों का प्रयोग करते थे। यानी सती प्रथा का जो आपका विरोध करने के लिए वह निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे प्रचार प्रसार के लिए? तो अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए और प्राचीन धार्मिक पाठों का श्लोक और वाक्यों का प्रयोग करते थे। फिर 130 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। सही मिलान आपको करना है। कृषि कृषि का क्या हो जाएगा? तो कृषि का क्या हो जाएगा? तो आपका कृषि के अंतर क्या होता है? तो कृषि के अंतर्गत आपका होता है तो कि फसल उगाया जाता है और खेती की जाती है। क्या? तो कृषि के अंतर्गत आपका फसल उगाई जाती है और कृषि की आपकी खेती की जाती है। और क्या उद्यान कृषि के अंतर्गत क्या आता है? तो उद्यान कृषि क्या होती है? तो उद्यान कृषि होती है आपका फूल फल और सब्जियां उगाना। अब मत्स्य के अंदर क्या आता है? तो मत्स्य के अंदर कौन नहीं जानता? मत्स्य के अंदर आपका मछली आता है, मछली पालन किया जाता है। और द्राक्ष कृषि के अंदर क्या होती है? तो द्राक्ष कृषि के अंदर आपका अंगूरों की खेती होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। फिर देखिए क्या कह रहा है? ज़्यादातर महाजनपदों को मजबूर किलेबंदी थी क्योंकि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे या वह शासकों को आक्रमण का भय और स्वयं को रक्षा की सुनिश्चित करना चाहते थे या वह उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनके आसपास लकड़ी ईंटों और पत्थरों की उपलब्धि थी। तो ज़्यादातर जो महाजनपद थे उनको मजबूत किलेबंदी क्यों होती थी? क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि महाजनपदों की उत्पत्ति महत्वाकांक्षा के कारण हुई थी। तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्येक महाजनपद अपनी सेना और साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, इसलिए वह प्रत्येक महाजनपद में अपने राज्य की रक्षा के लिए महाजनपदों की मजबूती किलाबंदी करते थे। बुद्ध के काल में महाजनपदों की संख्या कितनी हुआ करती थी? तो 16 महाजनपद आपके हुआ करते थे बुद्ध के काल में। फिर 105 नंबर क्या कह रहा है? उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं। कब कैसे? वे अनुकूल सरकारी नीतियों पाते हैं या कस्बे विकसित हो सके या सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन
से उनका लाभ कम हो या वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। तो उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आपके आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? यानी आपका 3900 वर्ष पूर्व जो आपका आरंभिक आपका नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे, वे अपनी समाप्ति के कगार पर खड़े हो गए थे। तो इनमें कौन सा कारण आपका नहीं था? तो जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट हुए हैं, जब मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों और चारागाहों के घासों के मैदानों को चरने से मृदा अपरदन नष्ट हो गया, ये नदियाँ सूख गई जिसके कारण वह नगर समाप्त हो गए। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्व और लड़ाई। कौन सा आपका 106 में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है ये आपका कारण नहीं होगा। क्या यही कारण नहीं होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से पहले उनके पतन के कारण अनुमान लगाया गया है। अलग अलग पुरातात्विक विदों ने अलग अलग कारणों का उल्लेख किया था। पतन के कारण आपके कौन से थे? जैसे आपका बाढ़ हो गया, आक्रमण हो गए, नदियों के परिवर्तन से सूखा हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चरने से मृदा आपका आवरण का नष्ट होना और हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास यानी चरने से उनका मृदा अपरदन नष्ट हो गया। तो ये बिल्कुल आपका गलत था, तो यही हमसे पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों की कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का कारण आपका सामना करना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए है, उनकी कृषि उत्पादन में गिरावटी आई। या बी नंबर है, उनकी गतिविधि आपकी प्रतिबंधित हो गई थी। या सी नंबर है, बेरोजगारी। या डी नंबर है, शोषण। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इस आपका स्थानांतरित कृषकों की कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर बी, उनकी गतिविधि जो थी आपकी प्रतिबंधित हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 108 नंबर क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को एक केंद्र के रूप में माना जाता था। तो सांस्कृतिक और गतिविधियां हैं, या बड़े बड़े पैमानों पर विदेशी व्यापार हैं, या सूफी आंदोलन है, या वास्तुकला है। तो मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। क्या? तो सांस्कृतिक गतिविधियों का आपका केंद्र माना जाता था मध्यकालीन में भारत के मंदिरों को। फिर देखिए 109 नंबर क्या कह रहा है कि गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? यानी गजनी ने सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवा दिया, इसके पीछे कौन सा कारण था? तो उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं आई थी, या उसने इस्लाम को महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, वह किसी अन्य देश के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। या डी नंबर कह रहा है, वह वहाँ एक महल बनवाना चाहता था। तो गजनी ने सुल्तान द्वारा महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करवाया, तो इसके पीछे उसका क्या कारण था या क्या लक्ष्य था? तो वह क्या चाहता था? तो वह इस्लाम इस्लाम को महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि गजनी के द्वारा महमूद गजनवी को भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर यानी 17 बार उसने आक्रमण किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को धर्म को स्थापना करना, और वह इस्लाम के प्रचार और धन की लालसा भारत पर कई आक्रमण हुए थे। और 110 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, वह प्राय ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, वह जिस काल को प्रदर्शित करते थे उस काल का मुख्य स्रोत है। या वह हस्तलिखित थी और उसके बाद आपकी मुद्रित की गई थी। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो कौन सा हो जाएगा 110 का? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वह जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य आपका स्रोत है। क्या? तो आपका प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर वह कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत है। और देखिए फिर क्या कह रहा है कि 111 से 123 के नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के लिए उपरांत अगले 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को आपको चुनना है। तो एक चिट्ठी आपके नाम है। क्या? तो एक चिट्ठी आपके नाम है, तो यही अनुच्छेद है। हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद में क्या कह रहा है कि शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या
बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीति संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक, कानूनी और पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे पर भरे रहते हैं। जाहिर है, ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है, जो बातें किताबों में पढ़ता है, उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर और किशोरियों की नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिक राजनीति में ईमानदारी और रुचि बहुत गहरी है। और फिर देखिए ऊपर क्या कह रहा है कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या, तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठ पाता है, वाक्यांश के किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वास्तविक जीवन में यह क्या होता है कि पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इससे संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई गई। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सामान्यतः विद्यालय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति संबंध है। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विद्यालय में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। तो क्या होगा कि आपका अनुच्छेद में 111 में कि तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वास्तविक जीवन में क्या है कि पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं बच्चे, इनका संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा 111 करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ परिस्थिति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है। कैसे? तो ए कह रहा है कि अमूर्त पक्ष पर कम महत्व देना। या बी कह रहा है नीरस अवधारणाओं की विस्तृत। या सी नंबर कह रहा है कठिन अवधारणाओं के आपके सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद पर चर्चा। तो कौन सा हो जाएगा आपका 112 का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद पर चर्चा। यानी विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ परिस्थिति को शिक्षक के द्वारा आपके जीवन बना सकता है। कैसे? तो वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। आपके देखिए कि नागरिक शास्त्र विषय एक आपका उबाऊ और नीरस प्रस्तुति को शिक्षक द्वारा रोचक बनाया जा सकता है। यदि शिक्षक जो है नागरिक शास्त्र विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ दे और उसका उदाहरण प्रस्तुत करे, तो इस मुद्दे पर कक्षा में वार्तालाप और वाद विवाद से उसे क्या है तो विधि को अपनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 113 नंबर कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्री अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों और व्याख्यानों पद्धतियों में उसके दृढ़ विश्वास है। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शिक्षिका अपने विद्यालय को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में यह क्या कहती है कि उनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई वस्तुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण की प्रेरित करती है। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक को पढ़ाती है। तो कौन सा हो जाएगा कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों में कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि शिक्षिका अपने विद्यालयों को युवा कि नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादन करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षार्थियों द्वारा दिए गए विकल्प में यह हो सकता है कि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करता है और शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में यह क्या कहती है कि उसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु को आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 113 का। फिर 114 नंबर क्या कह रहा है भारत में प्रभावी प्रशासनिक और विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। तो सर्वेक्षण करने की प्रथा है,
या भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा है, या स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा है, या सैन्य अभियान है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक और प्रथा विकसित करने के लिए भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा को अपनाया। इसके लिए अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा आपके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 115 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख कौन सा तीर आपका दक्षिण पूर्व को ओर दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख है जो कौन सा तीर है जो दक्षिण पूर्व की ओर आपका दर्शाता है। तो ये मान लीजिए ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर है। तो ये आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये आपका उत्तर पूर्व होगा। इधर आपका क्या होगा, इधर आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, इधर आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और इधर आपका आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा कौन दर्शाता है। तो जो आपका डी नंबर है, यानी ये वाला जो है, ये दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। दक्षिण पूर्व दिशा वह होती है जहाँ जो दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच में स्थित होती है। डी की स्थिति वही है जो दक्षिण दिशा में आपके ई और सी के मध्य आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इसमें, कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका दक्षिण पूर्व में स्थित है। फिर देखिए क्या कह रहा है 116 नंबर कि जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भू पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना और जल संरक्षण तरीकों में से एक है। या स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। या जल अनवीकरणीय संसाधन है। तो जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो जल है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि जल एक आपका अनवीकरणीय आपका संसाधन है, गलत है। जल एक आपका नवीनकरणीय संसाधन है। क्या है? जल आपका एक नवीनकरणीय संसाधन है। इन्हें जल संरक्षण के रूप में पुनः शुद्धिकरण के द्वारा आपका प्रयोग किया जा सकता है। फिर 117 कह रहा है कि एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करते हैं जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविकता दूरी कितनी होगी। तो ऑप्शन में है 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर या 20 मीटर। तो देखिए मानचित्र पर आपका 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है। 1 सेंटीमीटर बराबर किसके बराबर है? तो आपके 20 मीटर के, 20 मीटर के है। तो मानचित्र पर आपका 5 सेंटीमीटर क्या है। तो मानचित्र पर आपके 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदुओं की स्थिति होगी। तो कितना? तो 20 गुणे 5 यानी 5 सेंटीमीटर दिया तो होगा कितना? तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये 100 मीटर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्या 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है। तो यह ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यह विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इंग्लैंड के इतिहास में इसी रूप में लिखा गया है। या सी नंबर कह रहा है ब्रिटिश लोग समझते थे कि इतिहास के उस बिंदु सर्वाधिक ज्ञानवान थे, इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो क्या हो जाएगा आपका 118 नंबर में क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आपका इतिहासकारों ने भारत को इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आपका 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आपके 3 कालों में बांटा, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। यह विभाजन का आधार शासकों को धर्म और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 118 का करेक्ट हो जाएगा। फिर 119 क्या कह रहा है कि औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं और प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों उपगामों में से कौन सा सबसे उचित है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिक्षकों
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ कराने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। या आगे देखते हैं, आगे आपका इधर है, या शिक्षिका पाठ्यपुस्तकों की समयातीत महत्ता और विश्वास जो है करती है और प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न हुए पढ़ाती है। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र के बहु उपगामों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीक क्षेत्र के उद्योगों का भ्रमण कराने की योजना बनाती है। समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद कहलाती है, बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 119 का कि औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए सबसे उचित उपागम यह होगा कि शिक्षा शास्त्र को बहु उपगामों से परिचित कराना और उसकी अवधारणाओं को प्रदर्शित कराने के लिए नज़दीकी क्षेत्र को उद्योगों का आपका भ्रमण कराने के लिए योजना बनाए और समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद का आयोजन करे। अंत में पूर्ण रूप से आपका उपसंहार करते हुए निष्कर्ष बताए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। फिर 120 है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम आगे इसको अगले प्रैक्टिस सेट में कराएंगे कि नील खेती का दो मुख्य प्रणाली थी। नील खेती के दो मुख्य प्रणाली क्या थी? तो निजी और रैयत या खरीफ और रबी, या निज और सीढ़ीनुमा खेती, या निज और कीज। तो नील खेती के दो मुख्य आपके प्रणाली क्या थी? 120 नंबर पूछ रहा है। तो आपका क्या? तो निज और रैयत ही। तो आपका निज और रैयत जो है नील की कृषि के दो मुख्य प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा बी 120 का। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। इसमें आपको कितने हैं? तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको कितने क्वेश्चन है? तो आपको 50 क्वेश्चन है। तो अगले प्रैक्टिस सेट में हम जो बाकी बचे हैं मैं ज़रूर सोल्व कराऊंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, और आप जो है एक अच्छा स्कोर जो है सीटेट में हासिल कर सकते हैं। हमारा जो लक्ष्य है 30 में 30 का। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।